गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज मी वीरेंद्र सिंह और आज हम आपका राजनीति शास्त्र का चैप्टर 3 चुनाव और प्रतिनिधि इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक 3 लेकर हाजिर हैं, आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले बेटा हमने बात की थी कि जो सर्वाधिक मत वाले का विजय, जिसको सबसे अधिक किसी एक चुनाव क्षेत्र में चुनाव होने पर उसका जब काउंटिंग होती है, काउंटिंग के जब मतों की गिनती होती है, सबसे अधिक मत मिलने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है। He will be declared as a winning candidate for that particular constituency। तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, सर्वाधिक मत वाले की जीत प्रणाली। तो ये प्रणाली आपके भारत में या फिर श्रीलंका में या अन्य देशों के अंदर इसी तरह की मेथड है, जो इलेक्शन का चुनाव का जो मेथड है वो अपनाया जाता है। तो इस मेथड की अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उसके बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। क्या कौन कौन से इसके डिमेरिट्स हैं। जैसे कि हम जानते हैं इस मेथड में अगर किसी एक चुनाव क्षेत्र से बात करो, किसी एक पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 7 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, 7 कैंडिडेट में से अगर एक कैंडिडेट नंबर 2 पे रह जाता है और नंबर 2 पे भी वो एक वोट से हार हो जाती है उसकी, तो उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करने का किसी तरह का मौका नहीं मिलता है। तो नंबर 1 तो ये ड्रॉबैक हो जाता है, इसका एक डिमेरिट्स है। दूसरा क्या है, अगर हमने जो चुनाव के बारे में डिस्कस किया था, जो 1984 के जो चुनाव मैडम इंदिरा गांधी की डेथ के बाद में, जो असैसिनेशन के बाद में जो चुनाव हुए थे, उसमें हमने बातें की थी कि 48% वोट टर्नआउट कांग्रेस के फेवर में गया और उनको सीटें मिली 80%, यानी कि 52% पीपल ऑफ द कंट्री हैज वोटेड अगेंस्ट द कांग्रेस, और डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस द कांग्रेस हैज गॉट द फुल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। इतना 48% वोट्स मिलने के बाद 52% लोगों ने इसके विरोध में वोट डालने के बाद भी कांग्रेस विजयी होती है और फुल बहुमत के साथ में सरकार बनाती है। तो इसमें शेयर ऑफ वोट्स है वो ज्यादा मैटर नहीं करता है, कम वो शेयर ऑफ वोट्स होने के बावजूद भी और वो पार्टी बहुमत के साथ में आ जाती है, जैसा कि आपको 1984 के इलेक्शन के बारे में हमने बताया। दूसरा इसका क्या है कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि सपोज करो किसी एक पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, चुनाव क्षेत्र से, वहां से फील्डेड मोर देन 10 और 12 कैंडिडेट, 10, 12 या इससे अधिक कैंडिडेट ने एक किसी चुनाव क्षेत्र में से एक किसी क्षेत्र में से वो पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शन में खड़ा होते हैं। तो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो वहां पर गिर जाएगा, क्योंकि वो वोटिंग परसेंटेज सभी कैंडिडेट के बीच में डिवाइड हो जाएगा और हो सकता है 25% वोट गेन करने के बाद में कोई एक पार्टिकुलर कैंडिडेट विजयी घोषित हो सकता है। तो अगर उसमें 75% जो वोट टर्नआउट है वो उसके अगेंस्ट में गया है, लेकिन 25% वोट लेकर भी वो जीत जाता है और पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करने लगता है, तो बाकी जो पॉपुलेशन है, दोस हु हैज वोटेड अगेंस्ट दैट पार्टिकुलर कैंडिडेट, या जो 75% जो वोट का टर्नआउट है वो वेस्ट चला जाता है। ये अपने आप में एक ड्रॉबैक है आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, सर्वाधिक मत वाले विजयी होने के इस मेथड के ड्रॉबैक में हम काउंट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक दूसरा वेरिएंट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसके अंदर अनुपात के आधार पर रिप्रेजेंटेशन मिलता है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो हमारे यहाँ पर ये प्रणाली है, ये सिस्टम आज भी एग्जिस्ट है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चुनाव के लिए अंदर हम इस प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुख्य तौर से जो जनरल इलेक्शंस है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के लिए इजराइल और नीदरलैंड के अंदर इसका इस्तेमाल होता है बखूबी से। तो हम बात करते हैं इजराइल और नीदरलैंड इस सिस्टम को अपनाता है और वहां पर इसके क्या परिणाम होते हैं, ड्रॉबैक क्या है और इसकी अच्छी बातें क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये समझ लीजिए आप एक इजराइल देश है और इजराइल देश के अंदर चुनाव के अंदर
आज हम बात कर लेते हैं 2003 के इलेक्शंस के रिजल्ट की। कौन से रिजल्ट? 2003 के इलेक्शंस के रिजल्ट। तो 2003 और के इलेक्शंस में जैसे अपने यहाँ पे पार्लियामेंट के 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुन के आते हैं उनको क्रेस्टेड का मेंबर बोला जाता है। किसका? क्रेस्टेड। क्रेस्टेड के साइलेंट नहीं है यहाँ पर, उसका बोला जाता है। और पूरे देश में से 120 कैंडिडेट चुन के आने होते हैं। कितने कैंडिडेट चुन के आएंगे? 120 कैंडिडेट। अब पूरे इजराइल को एक आप डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए और एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लीजिए। पूरे इजराइल में जैसे अपने देश में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन के दौरान में चुनाव क्षेत्र में बांट दिया जाता है, इजराइल में ऐसा नहीं होता। पूरे इजराइल को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही रखा जाता है और वहां पर चुनाव होता है। तो किसी कैंडिडेट के नाम से चुनाव नहीं होती है, वहां पे पार्टियां चुनाव में आती हैं और पार्टियां क्या करती हैं? कैंडिडेट को प्रायोरिटी दे देती हैं। प्रायोरिटी किस हिसाब से? सपोज करो ये नेशनल रिलीजियस पार्टी है, इसको 5% वोट मिले हैं, तो ये क्या करेंगे? इन कैंडिडेट को प्रायोरिटी में कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि इन्होंने अगर नेशनल रिलीजियस पार्टी ने 7 कैंडिडेट खड़े किए हैं और इनको वोट का परसेंटेज 5 मिला, तो पहले 5 हो सकता है पब्लिक इन 5 कैंडिडेट को जानते भी ना हो, ये विजयी घोषित हो जाएंगे। यानी कि जो चुनाव का जरिया है, चुनाव की जो तरीका जो अपनाया जाता है, उसमें पार्टी को जितना वोट परसेंटेज मिला है उसके अनुपात में उसको उतनी सीटें पार्लियामेंट में, उनकी कैबिनेट में, उनकी क्नेसेट में उतनी सीटें मिल जाएंगी। तो अगर हम 2003 के इलेक्शन का रिजल्ट देखें तो सबसे ज्यादा वहां पर लिक्विड पार्टी को मिला। लिक्विड पार्टी को 37% ऑफ वोट मिले। तो 37 कैंडिडेट किस पार्टी कर जीत के आएंगे? वो लिक्विड पार्टी के जीत के आएंगे। ये पार्टी यहां पर मैटर करती है, कैंडिडेट यहां पर मैटर नहीं करते हैं। और इसके बाद में दूसरी पार्टी हुई सास को 11% वोट मिले, तो उनके 11 कैंडिडेट जीत कर आएंगे। और इसी तरह से नेशनल यूनियन को 7, तो उनके 7 मेंबर, यानी कि जिस पार्टी को जितना वोट और परसेंटेज वोट मिलेगा उसके उतने ही कैंडिडेट जीत कर आएंगे। हो सकता है कि पब्लिक उन कैंडिडेट को जाने भी नहीं, वो पार्टी सिर्फ अपने प्रायोरिटी में लगा देती है। जितने परसेंटेज ऑफ वोट्स पार्टी को मिलेंगे, प्रायोरिटी में ऊपर से उतने परसेंटेज उन ऊपर वाले कैंडिडेट को वहां से वो उस पार्टिकुलर क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर पूरे देश को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये होगा आपका समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये सिस्टम आपके इजराइल और नीदरलैंड के अंदर है, इसको अपनाया गया है। दोनों देशों के अंदर इस सिस्टम को अपनाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस सिस्टम से प्रॉब्लम क्या क्या आती है, डीमेरिट्स क्या क्या है। अब जिस तरह से आप इंडिया में पिछले 10 साल से पीछे का अगर जाकर देखें तो यहाँ पर कोई भी मेजोरिटी में कोई सरकार नहीं आती थी। सारी जो भी सरकारें बनती थी वो कोएलिशन गवर्नमेंट बनती थी, मिलीजुली सरकार बनती थी। लेकिन यहाँ पर अभी तक का ये रिकॉर्ड है, जितने भी इलेक्शन हुए किसी सिंगल एक पार्टी को कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला, क्योंकि वोट परसेंटेज पार्टी के बीच में बढ़ जाता है और हर पार्टी को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। सपोज करो कि इसको 37 मिला तो 37 कैंडिडेट इसके आगे, 11 कैंडिडेट इसके, तो जो सरकार बनेगी उसमें सभी पार्टी के कैंडिडेट होंगे और सभी पार्टी के कैंडिडेट होने की वजह से कभी भी कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी। और वहां का जो टर्म है, इनके यहाँ पे जो पार्लियामेंट का टर्म है वो 4 साल का है और 4 साल तक कोई भी सरकार पूरा अपना कार्यकाल पूरा नहीं करती है, क्योंकि जो पार्टी है उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। और इसी वजह से होता क्या है, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस वो काफी स्लो चलता है। पार्टियों के बीच में आपस में मतभेद होते हैं, किसी पार्टिकुलर मुद्दे के ऊपर किसी पार्टी का कुछ अपना अलग से स्टैंड होता है, दूसरी पार्टी का अलग से स्टैंड होता है।
और सरकार बनाने के लिए जिसको सबसे ज्यादा कैंडिडेट मिलेंगे उस पार्टी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी सभी अन्य पार्टियों के साथ में बात करके सरकार बनाना। तो इसमें होगा क्या कि कभी भी फुल मेजोरिटी में पार्लियामेंट नहीं बन पाती है संसद, और हमेशा जो कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी, मिली जुली सरकारें बनेगी और वो पूरा कभी भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते। इस वजह से चुनाव देश में बार बार होते हैं और कोई भी नेशनल इंटरेस्ट का जो भी कोई मुद्दा होगा, टॉपिक होगा, उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग में काफी टाइम लग जाता है। जैसे बात करें इजराइल के अंदर, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जेरूशलेम को लेकर जो विवाद है वो अभी तक वो रिजोल्व नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ की पार्टी के बीच में अलग अलग पार्टी का अलग अलग स्टैंड होता है। तो इस वजह से ये जो है प्रणाली वहां पर अपनाते हैं, और इस प्रणाली में ये एक है कि आप इस 1.5% वोट से नीचे जिसको वोट मिलेगा उसको रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं मिलेगा। जो आजकल ये 1.5 की जगह 2% कर दिया गया है, यानी कि 2% से कम वोट वाले को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। बाकी इस ऊपर जितने भी परसेंटेज जिस पार्टी को मिलेंगे वो सभी पार्टी पार्लियामेंट का हिस्सा होंगे उनके कैंडिडेट। अब दूसरा क्या होगा, कैंडिडेट का डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट है वो उम्मीदवार में सामने आके प्रचार में हिस्सा नहीं लेते हैं, पार्टी का रोल बड़ा होता है। तो अकाउंटेबिलिटी वाली बात नहीं होती, इसके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। पीपल्स के प्रति, जनता के प्रति जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कैंडिडेट की नहीं हो पाती, वो पार्टी उस रोल को अदा करती है। तो कैंडिडेट अपनी जिम्मेवारी से बच सकता है इस तरह के जो प्रणाली है इसके अंदर। तो ये तो हुआ आपका एक वेरिएंट हुआ अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का, और इसके दूसरे भी वेरिएंट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं बाद में, वो जो कि कई पूरे जो कॉन्स्टिट्यूंसी को, जैसे अपने देश के अंदर है कई सारे मल्टी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट दिया जाता है, और फिर वहां पे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सिस्टम को अपनाते हुए चुनाव होते हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम सिर्फ इतना ही एक वेरिएंट के बारे में बात किया अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का, जो कि इजराइल और नीदरलैंड के अंदर फॉलो करते हैं। तो ये अपने आप में इसका ड्रॉबैक के बारे में हमने बात की, और इजराइल के बारे में हम बात कर लेते हैं कि वहां पर जैसे अपने देश के अंदर आप डिजिटल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, वोटिंग का काउंटिंग डिजिटली हो जाता है, और हम वोट डालते हैं वो वोटिंग मशीन्स हैं। वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल में आज इतना ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। वोटिंग के मामले में वो मैनुअली ही वोटिंग को काउंटिंग करते हैं और बैलेट पेपर से वहां पर वोटिंग होती है। जैसे पहले अपने यहाँ पे होता था एक पेपर के ऊपर टिक मारना होता था, उसी तरह का सिस्टम वहां पर आज भी मैनुअली होता है, क्योंकि वो उनका सोचना है कि जो वोटिंग मशीन है वो सरकार उनको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक कर सकती है, और जो रिजल्ट है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, पारदर्शिता नहीं है। तो इस बारे में आप थोड़ा समझ पाए होंगे। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंदर इजराइल का हमने एग्जांपल लेके बात की, पूरे देश की एक कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके ऊपर जिस पार्टी को जितने परसेंटेज ऑफ वोट्स मिलेंगे उसी परसेंटेज ऑफ वोट्स के हिसाब से उनको सीटें वहां की पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर मिलेंगी, और संसद का कार्यकाल 4 साल का होगा। कोई भी अभी तक सरकार 4 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है, क्योंकि वहां पे जितनी भी सरकारें बनती हैं वो कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है, मिली जुली सरकार बनती है, और डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है कैंडिडेट की। तो ये सब कुछ ड्रॉबैक्स में हम कंसीडर कर सकते हैं, और इसके बाद में हम फिर दूसरे वेरिएंट की नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.